CSN स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के, ठीक है, क्लास 12 के जो इतिहास है यानी हिस्ट्री है, इतिहास विषय के टॉप 50 जो आप लोगों का शॉर्ट टाइप का प्रश्न उत्तर आता है, अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर यानी 2 अंक वाला, उसका टॉप 50 अति लघुत्तरीय प्रश्नों का वीडियो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आसानी के साथ एक एक प्रश्नों को समझते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं और आसानी के साथ समझते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है। 1 नंबर प्रश्न क्या है कि जैन धर्म की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। देखिए, जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया था। एक दिगंबर शाखा के लोग, ये लोग नंगा अवस्था में रहते थे, और सफ़ेद अंबर शाखा के लोग, ये लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। ठीक है, यानी जैन धर्म को 2 शाखाओं में बांटा गया, एक दिगंबर शाखा, एक सफ़ेद अंबर शाखा। अगला प्रश्न 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न क्या है कि जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक तो सब में आएगा, लेकिन ये अंतर आ जाएगा, इसमें विश्वास आएगा, इसमें ज्ञान और इसमें आचरण। ठीक है, ये है जैन धर्म के त्रिरत्न। अगला प्रश्न 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि पुनर्जन्म क्या है? तो पुनर्जन्म को महावीर ने माना था। ठीक है, पुनर्जन्म की घटना महावीर ने माना था, यानी ये जैन धर्म से संबंधित है। तो महावीर ने पुनर्जन्म सिद्धांत को माना है। महावीर के अनुसार कर्म फल ही जन्म मृत्यु का कारण है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न क्या है कि जैन मान्यता के अनुसार कर्म के चक्र से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? यानी जैन धर्म के अनुसार कर्म से हम अपनी मुक्ति किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? तो कर्म से प्राप्ति हम लोग त्याग और तपस्या के द्वारा हम अपने कर्म से मुक्ति पा सकते हैं। तो जैन मान्यता के अनुसार कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की आवश्यकता होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? देखिए, धर्म चक्र परिवर्तन है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है कि धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम जब उपदेश दिया था सारनाथ में, इस घटना को ही कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। तो बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सारनाथ गए थे, और सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। इस प्रथम धर्म उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 6 नंबर है कि महापरिनिर्वाण से आप क्या समझते हैं? तो महापरिनिर्वाण किसको कहा जाता है? ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो महात्मा बुद्ध को या पर मृत्यु प्राप्त हुई थी, उस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के अनुसार निर्वाण इस जन्म में प्राप्त किया जा सकता है, जबकि महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव होती है। और महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जगह में। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुद्ध का देह अवसान हुआ, इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न क्या है कि बौद्ध धर्म के 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो बौद्ध धर्म के 2 शाखाएं, एक हीनयान है और एक महायान है। और अभी बात की 1 नंबर में कि कौन वाला कि बौद्ध धर्म को जैन धर्म की कितने शाखा में बांटा गया था? जैन धर्म को भी 2 शाखा में बांटा गया था, एक दिगंबर शाखा में और एक सफ़ेद अंबर शाखा में। ठीक है, और बौद्ध धर्म की 2 शाखा हो जाएगा हीनयान और महायान, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि महायान और हीनयान में प्रमुख अंतर क्या है? तो देखिए, 2 तरह की बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, एक महायान और एक हीनयान। ठीक है, तो महायान लोगों के लोग महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे, और जो हीनयान लोगों के थे, हीनयान लोग ये लोग महात्मा बुद्ध के जो मूल उपदेश था उसको ये लोग स्वीकार करते थे। ठीक है, ये दोनों का ये अंतर हो जाएगा। तो महायान बुद्ध को अवतार मानकर उनकी मूर्ति बनाकर उपासना करने लगी, जबकि हीनयान संप्रदाय ने महात्मा बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया। ठीक है, अगला प्रश्न 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि जातक कथा क्या है? जातक कथा भी महात्मा बुद्ध से ही संबंधित है। महात्मा बुद्ध से संबंधित क्या है? जातक कथा उस कथा को कहा जाता है जो पूर्व जन्म में जो भी कथाएं हुई है उस कथा को जातक कथा कहा जाता है। तो जातक कथा की विषय वस्तु महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं। इसमें जाति प्रथा तथा समाज के अन्य कुरीतियों को दर्शाया गया था। जाति प्रथा तथा समाज के अन्य जो कुरीतियाँ था उसको दर्शाया गया था जातक कथा में। देखिए, अभी हम लोग बात किए कौन वाला कि जैन धर्म के त्रिरत्न होते हैं, उसी तरह यहाँ पर बौद्ध धर्म के भी तीन ग्रंथ होते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि त्रिपिटक में कौन से 3 ग्रंथ हैं? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 3 पिटक क्या है? एक विनय पिटक है, एक सुत्त पिटक है और एक अभिधम्म पिटक है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध संगीत में किन 2 पिटकों को संकलित किया था? जैसे त्रिपिटक 3 तरह के होते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो बौद्ध धर्म में संगीत में किन 2
पिटकों को संकलित किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीत में बुद्ध की मूलभूत शिक्षाओं को 2 ग्रंथ में विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। अगला प्रश्न 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि 4 प्रमुख बौद्ध स्थलों के नाम लिखिए। एक है बोधगया, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दूसरा है सारनाथ, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने पहली उपदेश दिया था। तीसरा है कुशीनगर, जहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। और चौथा है फिर हो जाएगा सांची, और चौथा हो जाएगा अमरावती। ठीक है, यहाँ पर 5 लिख दिया हम, लेकिन परीक्षा में 4 ही लिखना है। अगर 4 पूछेगा तो 4 लिखना, 5 पूछेगा तो 5 लिखना। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है 13 नंबर प्रश्न क्या है कि 2 प्रसिद्ध स्तूपों के नाम बताइए। एक है सांची स्तूप, एक है अमरावती स्तूप। ठीक है, 2 स्तूप हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर है। 14 नंबर है कि सांची स्तूप कहाँ स्थित है, इसकी खोज कब और किसने की? तो सांची स्तूप ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और इसकी खोज किया था जनरल टेनान ने। तो सांची स्तूप भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। सांची स्तूप की खोज जनरल टेलर ने 1818 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न क्या है? 15 नंबर प्रश्न है कि हिंदू धर्म के 2 महाकाव्यों का नाम लिखिए। तो रामायण और महाभारत 2 ये महाकाव्य है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि रामायण किसके द्वारा लिखा गया और महाभारत किसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि महाभारत महाकाव्यों की 2 विशेषताओं का वर्णन लिखिए। जो महाभारत महाकाव्य है इसकी 2 विशेषता क्या है? पहली विशेषता इसमें क्या है कि कौरव पांडवों की युद्ध का वर्णन है, और इसमें और दूसरी व्यवस्था है कि उस काल के जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, तो महाभारत में कौरव पांडव की युद्धों का वर्णन है, और महाभारत महाकाव्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश पड़ता है। अगला प्रश्न 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि गीता क्या है? जैसे कि आप लोग पढ़ते भी है गीता क्या है? तो ये कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था अर्जुन और उसके पितामह और उसके 5 पांडवों के द्वारा जो युद्ध हुआ था उसको ही गीता में उल्लेख किया गया है। तो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन अपने सामने पितामह, गुरु और बंधु को देखकर विचलित और व्याकुल हो गया था। इस परिस्थिति में उनके रथ के सारथी बने भगवान। अर्जुन के रथ के सारथी कौन बना था? भगवान श्री कृष्ण। मनुष्य एवं जगत कल्याण के कर्तव्यों को उपदेश देते हैं। इन उपदेशों का संकलन महान ग्रंथ गीता में ही किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न 18 नंबर है। 18 नंबर प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किन 2 ग्रंथों में मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख एक ऋग्वेद में मिलता है और एक महाभारत में मिलता है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। ठीक है, जैसे कि 4 वर्ण होता है, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र। ठीक है, अगला है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेद में वर्णित वर्णों का नाम लिखिए। यहाँ पर देखिए 4 वर्ण लिख दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये शूद्र होगा। ठीक है, ये शूद्र वर्ण होगा। अगला प्रश्न 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न है कि वर्ण शब्द का क्या अर्थ है? तो वर्ण संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ वर्ण करना या चुनना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न है कि गीता ने कुल कितने अध्याय एवं कितने श्लोक है? तो गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है। अगला प्रश्न 22 नंबर है कि महाभारत युद्ध किन 2 परिवारों के बीच हुआ था? तो महाभारत युद्ध किसी कौरव और 5 पांडव परिवार 5 पांडव के बीच हुआ था। तो कौरव और पांडव परिवार के बीच में होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न 23 नंबर है। 23 नंबर प्रश्न है कि वैदिक काल में राजा द्वारा किए जाने वाले 2 यज्ञों के नाम बताइए। तो एक ही यज्ञ हो जाएगा राजसूय यज्ञ और एक हो जाएगा अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, अगला प्रश्न 24 नंबर है। 24 नंबर प्रश्न है कि महाभारत में कितने प्रकार की विवाह का उल्लेख किया गया था? तो महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया था। ठीक है, जैसे महाभारत के आदि पर्व के 102वें अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया था। अगला प्रश्न 25 नंबर है। 25 नंबर प्रश्न है कि गोत्र से आप क्या समझते हैं? तो गोत्र किसको कहते हैं? गोत्र भारतीय समाज में आनुवंशिक स्थापित करने की प्राचीन विधि है। प्रत्येक गोत्र किसी ऋषि के नाम पर होता है। एक गोत्र के सदस्य उसी ऋषि के वंशज माने जाते हैं। एक ही गोत्र के सदस्य में आपस में विवाह नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न 26 नंबर है। 26 नंबर प्रश्न है कि 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व से 4 महाजन पदों का उल्लेख करें। जैसे कि बहुत सारे महाजन पद है, उसमें से 4 महाजन पदों का उल्लेख करने के लिए कहा गया। एक हो जाएगा अंग, हो जाएगा दूसरा मगध, तीसरा हो जाएगा काशी, चौथा हो जाएगा कौशल। ये 4 महाजन पद हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर है। 27 नंबर प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की नींव किसने और कब की थी? तो मौर्य साम्राज्य की नींव किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ये नंद वंश को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। तो
तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को समाप्त कर मगध को अपने अधिकार में लेकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला प्रश्न 28 नंबर है। 28 नंबर प्रश्न क्या है कि बिंदुसार कौन था? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, ठीक है। और बिंदुसार का पुत्र था अजातशत्रु, ठीक है। तो बिंदुसार कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अगला प्रश्न 29 नंबर है। 29 नंबर प्रश्न क्या है कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इनके क्या मत हैं? तो देखिए प्राचीन ज़माने में, देखिए अभी तो कॉपी किताब आ गया, प्रिंटर आ गया, यहाँ पर हम अपनी चीज़ को लिख कर रख लेते हैं। लेकिन प्राचीन ज़माने में तो ना कॉपी था, ना किताब था, ना प्रिंटर था। तो उस समय पर किसी भी चीज़ को अगर लिखना होता था तो उसको ताल पत्र और भूर्ज नामक एक पेड़ की छाल होता है, उसमें लिखा जाता था। उसी को कहा जाता है अभिलेख, या उसको लिखा जाता था, या उसमें किसी धातु या पत्थर में भी किसी चीज़ को लिख कर लिखता था, उसको कहा जाता है अभिलेख, ठीक है। तो अभिलेख शासकों या अन्य प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा शिलाओं एवं धातु की चादरों पर खुदे हुए संदेश, विवरण या आदेश को अभिलेख कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के पुरातत्व स्रोत के रूप में अभिलेख का अत्यधिक महत्व है। इसमें अनेक शासकों के नाम लिखा रहता था, उनके समय की प्रमुख घटनाएं जो घटित होती थी वो भी लिखा रहता था। सामाजिक राजनीतिक स्थितियाँ का पता चलता है। अगला प्रश्न इसमें 30 नंबर है। 30 नंबर प्रश्न क्या है कि अशोक द्वारा स्थापित महाशिलालेख वाले 4 स्थानों के नाम लिखिए। तो अशोक द्वारा जो महाशिलालेख यानी जो शिलालेख यानी पत्थर के ऊपर जो लिखा गया था उसके 4 स्थानों के नाम लिखने के लिए कहा गया। तो 4 स्थानों की जगह कलसी हो जाएगा, एक हो जाएगा सोपारा, फिर हो जाएगा गिरनार और हो जाएगा कंधार, ये 4 स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर है कि अशोक ने अपने अभिलेख किस भाषा में तथा किस लिपि में लिखा था? तो अशोक ने अभिलेख अपनी भाषा में लिखा था, पाली लिपि में लिखा था, और ब्राह्मी और खृष्टी लिपि में लिखे गए थे, ठीक है। तो अशोक की अभिलेख की भाषा पाली थी तथा वे लिपि ब्राह्मी और खृष्टी लिपि में लिखे गए थे। अगला प्रश्न 32 नंबर है कि पहली बार किस अंग्रेजी अधिकारी ने ब्राह्मी तथा खृष्टी लिपि को पढ़ा था? तो ब्राह्मी और खृष्टी लिपि को सब पहली बार 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने पढ़ा था, ठीक है। तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न इसमें है 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो मौर्य काल में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था, जैसे कि ब्राह्मी लिपि जिसे कि था अशोक के समय में। अशोक था मौर्य वंश से, तो इसीलिए मौर्य काल में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ब्राह्मी लिपि से उत्तर भारत की भाषाएं गुजराती, मराठी, पंजाबी, हिंदी, बांग्ला आदि की लिपियाँ उत्पन्न हुई हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 33 नंबर है। 33 नंबर प्रश्न क्या है? 33 नंबर प्रश्न है कि अतीत के पुनर्निर्माण में शिलालेखों के प्रमाण की किन्हीं 2 सीमाओं का उल्लेख करें, ठीक है। 2 सीमा का उल्लेख करने के लिए कहा गया प्रश्न में। तो कोई बात शिलालेखों के अक्षर को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता था, जिन्हें पढ़ पाना काफ़ी कठिन होता था, और अभिलेख नष्ट भी हो सकता था, जिनसे अक्षर लुप्त भी हो सकता था, ठीक है। ये सब 2 मतलब समस्या था उस समय पर। अगला प्रश्न 34 नंबर है। 34 नंबर प्रश्न क्या है कि गुप्त काल के इतिहास के 2 स्रोत क्या क्या हैं? तो गुप्त काल के 2 ऐतिहासिक स्रोत है, एक साहित्यिक स्रोत है और एक है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को कहेंगे जो किसी चीज़ में लिखा रहता है, या कॉपी में, किताब में जो किताब मिलता था उसको कहेंगे साहित्यिक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत जो पृथ्वी के अंदर हमें प्राप्त हुए हैं, यानी खोद को जो प्राप्त हुए उसको कहेंगे पुरातात्विक स्रोत। तो गुप्त काल के इतिहास के 2 स्रोत है, एक साहित्यिक स्रोत जैसे कि पुराण में जो लिखा गया है, स्मृति, संस्कृति काव्य एवं नाटक, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, फारसी ग्रंथ, ये सब क्या हो जाएगा? साहित्यिक स्रोत हो जाएगा। अगला है पुरातात्विक स्रोत यानी अभिलेख, मोहरे और सिक्के, ये सब हो जाएगा साहित्यिक स्रोत। अगला प्रश्न 35 नंबर है। 35 नंबर प्रश्न क्या है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल, जिसका नाम विक्रम आदित्य भी कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रम आदित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, ठीक है। और हुएनसांग भी, ये भी एक चीनी यात्री है, ये भी भारत आया था, ठीक है। अगला प्रश्न 36 नंबर है। 36 नंबर चीनी जो हुएनसांग आया था वो आया था हर्षवर्धन के काल में, ठीक है। अगला प्रश्न 36 नंबर है कि गुप्त काल में बनाए गए किन्हीं 2 मंदिर के नाम लिखिए। थे एक मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश में है, एरन का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में, और नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो कि पन्ना में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न 37 नंबर कि कनिष्क के दरबार के 2 विद्वानों के नाम बताइए। तो कनिष्क के दरबार में 2 विद्वान थे, एक अश्वघोष और एक था नागा अर्जुन, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 38 नंबर है। 38 नंबर प्रश्न क्या है कि आर्यभट्ट कौन था, उसकी एक रचना का नाम लिखिए। तो आर्यभट्ट देखिए एक बहुत ही महान गणितज्ञ था, ठीक है। ये बहुत ही महान गणितज्ञ था, और उसकी रचना का नाम भी लिखने के लिए कहा गया प्रश्न में।
तो आर्यभट्ट गुप्त काल के वैज्ञानिक थे। उस समय प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक है जिन्होंने घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। देखिए ये वैज्ञानिक भी था, इसी ने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है, ये आर्यभट्ट ने बताया था। आर्यभट्ट अपने युग के महानतम गणितज्ञ थे। उन्होंने दशमलव प्रणाली, जो कि पॉइंट होता है दशमलव प्रणाली, का विकास किया था। इन्होंने सूर्य सिद्धांत भी नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ इसने लिखा था। अगला प्रश्न 39 नंबर है। 39 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो एक है पुरातात्विक अवशेष, जिससे कि अभी हम बात किए, जो कि पुरातात्विक अवशेष। एक है साहित्य, एक विदेशी यात्रियों का विवरण। ये 3 प्रमुख स्रोत है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न 40 नंबर है कि देखिए पुरातत्व ही आ गया। पुरातत्व का क्या अर्थ है? तो उत्खनन के द्वारा जो हमें प्राप्त होता था उसी को कहा जाता था पुरातत्व। तो पुरातत्व का अर्थ है कि उत्खनन या अन्य विधि से खोजी गए प्राचीन वस्तु जिनका अध्ययन द्वारा उसकी ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है। जैसे कि बर्तन, मूर्तियाँ, शिलालेख, मोहरे, मुद्रा, सिक्का आदि के भग्नावशेष पुरातत्व के उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न 41 है, 41 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार प्रकाश में आई थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था? राखालदास बनर्जी के द्वारा। तो 1922 ईस्वी में पुरातत्वविद डॉक्टर राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा की खंडरों के निकट एक बुद्ध स्तूप के उत्खनन के क्रम में यह जानकारी दी कि उसके निकट एक अति प्राचीन सभ्यता के ध्वंस अवशेष दबे पड़े हुए हैं। अगला प्रश्न इसमें है 42 नंबर। देखिए हड़प्पा की खोज कब और किसने की? तो 1922 ईस्वी में इसमें हड़प्पा की खोज राखालदास, यहाँ पर दयाराम साहनी ने किया था। एक सेकंड यहाँ पर देखें, यहाँ पर है हड़प्पा की खोज। देखिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो, दो चीज यहाँ पर कन्फ्यूज हो रहा है, हमें दूर कर लेते कन्फ्यूजन। देखिए हड़प्पा की खोज क्या था? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया था 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में। और जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की खोज किया था 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज किया था 1921 में दयाराम साहनी ने। तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किया था। अगला प्रश्न इसमें 43 में देखिए यहाँ पर आ गया कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने कब किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न 44 है, 44 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी स्थान बंदरगाह था? ये किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए सबसे पहले देखेंगे कि बंदरगाह किसको कहा जाता है। तो बंदरगाह उस स्थान, देखिए जैसे कि ट्रेन रुकता है, बस रुकता है, तो ट्रेन रुकने के लिए जैसे ट्रेन स्टेशन है, बस स्टेशन रुकने के लिए बस स्टैंड है। उसी तरह जो समुद्र में या नदी में जो यहाँ पर जहाज़ चलते थे, तो जहाज़ चलने के लिए यहाँ पर एक स्टेशन होता था। तो जहाज़ रुकने के लिए जिस स्टेशन को कहा जाता था बंदरगाह कहा जाता। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान बंदरगाह था? तो लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। तो लोथल ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर बंदरगाह स्थित था। ठीक है, अगला प्रश्न 45 नंबर है। प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा के लोग तांबा तथा टीन को मिलाकर कांसा बनाने की कला से अवगत थी और इसे प्रयोग द्वारा उन्होंने एक उच्च कोटि की सभ्यता का निर्माण किया था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। अगला प्रश्न 46 है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता था? इसे प्रारंभ में सिंधु सभ्यता नाम क्यों दिया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता था। ठीक है, और इसको सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। इसका अधिकांश भाग सिंधु नदी के आसपास बसा हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता था। अगला प्रश्न 47 है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार का उल्लेख कहाँ था? ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है ये उत्तर में ठीक है, ये उत्तर था, ये दक्षिण था, ये ईस्ट था यानी पूर्व, ये पश्चिम था। ठीक है, तो उत्तर में ये जम्मू से लेकर दक्षिण में ये नर्मदा नदी तक विकसित था। ठीक है, और ये पूर्व से पश्चिम तक भी ये विकसित था। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पश्चिम के बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व की मेरठ तक ये विकसित था। अगला प्रश्न 48 है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय अथवा ग्रामीण? तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता था और वैदिक सभ्यता था। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता था। तो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता कैसे सभ्यता था? तो नगरीय सभ्यता था। अगला प्रश्न इसमें है 49 कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख स्थानों का उल्लेख करें। तो बहुत सारे स्थान है, उसमें से 4 स्थानों का नाम लिखना है, जैसे कि हड़प्पा,
सभ्यता के 4 प्रमुख स्थान निम्नलिखित है। एक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये 4 प्रमुख स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न 50 नंबर है। 50 नंबर जो कि अंतिम प्रश्न है कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था। पाटलिपुत्र यानी वर्तमान में पाटलिपुत्र को पटना कहा जाता है, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। उदयन, जिसको उदयभद्र भी कहा जाता है था। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न उत्तर इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसमें कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।